अस्सलाम वालेकुम। हेडलाइंस आपने जानी और अब कारोबारी दुनिया की कुछ खबरों के साथ मैं हूं इमरान सुल्तान। सबसे पहले आपको बताएं कि कौमी बचत स्कीम्स पर मिलने वाले मुनाफे में रद्द-बदल कर दिया गया। बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट्स और डिफेंस सेविंग सर्टिफिकेट्स पर मुनाफा कम, जबकि स्पेशल सेविंग सर्टिफिकेट्स पर बढ़ा दिया गया। इसका इत्लाक 19 मई से होगा। शोहदा फैमिली वेलफेयर अकाउंट और पेंशनर्स बेनिफिट अकाउंट्स पर शरह मुनाफा 11.52% से कम करके 11.04% कर दिया गया। वजारती खजाना के नोटिफिकेशन के मुताबिक शरह मुनाफा में ये तब्दीली 19 मई से नाफिजुल अमल होगी। बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट पर अदा किया जाने वाला मुनाफा 11.52% से कम करके 11.28% कर दिया गया। ताहम स्पेशल सेविंग सर्टिफिकेट पर मुनाफे की शरह 8.8% से बढ़ाकर 9% कर दी गई। डिफेंस सेविंग सर्टिफिकेट पर शरह मुनाफा 9.52% से कम करके 7.68% कर दिया गया। आपको बताएं कि स्टेट बैंक मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान 28 मई को करेगा। मरकजी बैंक ने ज़री पॉलिसी के लिए इजलासों का पेशगी कैलेंडर भी मुतारिफ करा दिया। स्टेट बैंक के मुताबिक 2 माह के लिए मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान 28 मई बरोज जुमा किया जाएगा। इसके अलावा मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के इजलासों का शेड्यूल भी जारी कर दिया गया, जिसके मुताबिक ज़री पॉलिसी का ऐलान 27 जुलाई, 20 सितंबर और 26 नवंबर को किया जाएगा। ताहम जरूरत पड़ने पर कमेटी का हंगामी इजलास भी मुनाकिद किया जा सकता है। आपको बताएं कि हुकूमत ने ट्रेजरी बिल्स की नीलामी से 527 अरब रुपए कर्जा हासिल कर लिया। 3 माह के बिल्स पर कट ऑफ यील्ड 7.35% पर बरकरार रखी है। तज्जियाकारों का कहना है कि यील्ड में इस्तेहकाम शरह सूद बरकरार रखने की जानिब इशारा है। बॉन्ड्स और पेपर्स की नीलामी से हुकूमत को 50 खरब रुपए कर्जा मिल सकता है। 527 अरब रुपए के ट्रेजरी बिल्स फरोख्त। तवील और कलील मुद्दत के पेपर्स पर कट ऑफ यील्ड में कोई तब्दीली नहीं की गई। 3 माह के बिल्स की कट ऑफ यील्ड 7.35% और 6 माह के पेपर की यील्ड 0.05% इजाफे से 7.55% हो गई, जबकि 12 माह के ट्रेजरी बिल्स की यील्ड 7.69% पर बरकरार है। स्टेट बैंक के मुताबिक 3 माह के पेपर्स 180 अरब रुपए, 6 माह के बिल्स 326 अरब रुपए और 12 माह के बिल्स 21 अरब 60 करोड़ रुपए में फरोख्त किए गए। तज्जियाकारों का कहना है कि टी बिल्स की यील्ड में इस्तेहकाम शरह सूद बरकरार रखने की जानिब इशारा है। बजट खसारा पूरा करने के लिए मई तक हुकूमत मजीद बेनामी से 41 खरब रुपए और पाकिस्तान इन्वेस्टमेंट बॉन्ड से 200 अरब रुपए हासिल करने का इरादा भी रखती है। आइंदा माली साल का विफाकी बजट जून के दूसरे हफ्ते में पेश किया जाएगा। आपको इस वक्त अपडेट कर रहे हैं। तरक्याती अखराजात के हवाले से 900 अरब रुपए मख्तस किए जाने का इम्कान है, जबकि FBR की टैक्स वसूली का हदफ 6000 अरब रुपए मुतवक्के है। माली साल 2021-22 का बजट जून में कौमी असम्बली में पेश किया जाएगा। ज़राए के मुताबिक सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 20% तक इजाफे की तजवीज है। FBR का टैक्स हदफ 60 खरब रुपए से जायद मुतवक्को है। माली साल 2022 में तरक्याती अखराजात के लिए 900 अरब रुपए रखे जाएंगे। हुकूमत इंफ्रास्ट्रक्चर के बड़े मंसूबों पर अखराजात में 40% इजाफे का इरादा रखती है। आइंदा माली साल मुल्क की मईशत में 5% इजाफे की जरूरत है, जबकि IMF ने पेशगोई की है कि माली साल 2022 में मुआशी तरक्की की शरह 4% रहेगी। और आपको बताएं कि क्रिप्टो करेंसी में बिटकॉइन की कीमत 50% तक गिर गई। बिटकॉइन की कीमत गुज़श्ता माह रिकॉर्ड $63,000 फी कॉइन थी। चीन की पाबंदी और एलॉन मस्क का इकदाम क्रिप्टो करेंसी मार्केट में ले आया भूचाल। इलेक्ट्रिक कार साज कंपनी टेस्ला ने ऐलान किया कि अब से वो गाड़ियों की खरीदो फरोख्त में बिटकॉइन इस्तेमाल नहीं करेंगे, जिसके बाद बिटकॉइन को बड़ा धचका लगा। कीमत नीचे आने लगी। मार्केट अभी संभली भी न थी कि चीन ने अपने मालियाती इदारों को क्रिप्टो में लेन देन से रोक दिया। इसके बाद तो मार्केट गिरती ही चली गई। $60,000 तक पहुँचने वाला बिटकॉइन $30,000 तक आ गया। दीगर करेंसीज को भी बड़ा धचका लगा। चीन में मनी लॉन्ड्रिंग रोकने के लिए 2019 से क्रिप्टो करेंसीज की ट्रेडिंग पर पाबंदी आयद है, जबकि दुनिया का कोई मरकजी बैंक क्रिप्टो करेंसी की हिमायत नहीं करता। क्रिप्टो करेंसी पे मजीद बात करेंगे, लेकिन उससे पहले रुख करेंगे कराची स्टॉक एक्सचेंज का, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज का, जहां हम देख रहे हैं कि आज बड़ी मिला जुला रुझान देखा गया और एट द एंड ऑफ द डे जो बेंचमार्क 100 इंडेक्स है 108 पॉइंट कमी से 45,574 पॉइंट्स पर बंद हुआ। मार्केट में आज 70 करोड़
97 लाख शेयर्स के सौदे हुए। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं डायरेक्टर पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज आबिद अली हबीब साहब। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सबसे पहले जरा मार्केट के हवाले से बात कर लेते हैं। बहुत रेंज बाउंड एक्टिविटी नजर आ रही है, एक बहुत ज्यादा इंटरेस्ट इस वक्त लोगों का नहीं है, अगर कुछ पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी भी है और साथ कोविड भी है। ये बताइएगा कि क्या किस तरह का पैटर्न इस वक्त बिहेवियर देखा जा रहा है आबिद साहब मार्केट में? आबिद अली हबीब अगर हमें सुन रहे हैं तो हमारा राब्ता मुनक़ता हुआ। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज जहां आज मिला जुला रुझान देखा गया। कारोबार के इख्तिताम पर 100 इंडेक्स 108 पॉइंट्स कमी से 45,574 पॉइंट्स पर बंद हुआ। आबिद साहब आप हमारे साथ मौजूद हैं? जी इमरान साहब, आज मार्केट 108 पॉइंट माइनस रही, जैसा कि आपने मेंशन किया। उसकी वजह जो है, आज वैसे हम बड़े होपफुल थे कि जो कोविड के सिलसिले में गवर्नमेंट ने रेस्ट्रिक्शंस को ईज आउट किया था और जिस तरह की चीजें थी, तो आज लगता था कि मार्केट जो है वो बढ़नी चाहिए। लेकिन जिस तरह पॉलिटिकल डिस्क्रिपेंसी है इस वक्त और गवर्नमेंट जो है जिस तरह एक फॉरवर्ड ब्लॉक टाइप की चीज बन गई है जहांगीर तरीन और उनके साथियों के साथ मिलके, तो जरा इन्वेस्टर्स बहुत ज्यादा शाय हैं इस वक्त। कल भी मार्केट उसी वजह से काफी डिस्टर्ब थी और अभी तक लोग बहुत ज्यादा हैं, इन्वेस्टर्स जो है वो लॉन्ग टर्म डिसीजन नहीं ले पा रहे। लेकिन लॉन्ग टर्म अगर डिसीजन नहीं भी ले पा रहे तो इस तरह की खबरें जो है वो शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के लिए थोड़ी सी अच्छी रहती हैं, स्पेकुलेटिव रहती हैं, ब्रोकर्स के अच्छे कमीशन भी बनते हैं, डिप्स आती है, अप्स जाती है, एक्टिविटी तो जारी रहती है। नहीं, ये सारी चीजें जो है मार्केट में इन्वेस्टर्स को शाय कर देती हैं ना, इसी वजह से कि इन्वेस्टर डिस्टर्ब हो जाता है कि हमारी मार्केट जो है जरा इन न्यूज की वजह से बहुत ज्यादा लोग खौफजदा हो जाते हैं कि अगर ये एक कंसिस्टेंसी पॉलिसीज में रहे, गवर्नमेंट में कंसिस्टेंसी रहती है, जब एक गवर्नमेंट 5 साल के मैंडेट के साथ आती है और इस तरह की न्यूज आना शुरू हो जाती है, तो वो फिर बहुत ज्यादा मार्केट में फिर वो उनका इन्वेस्टमेंट जो है वो विड्रॉ होना शुरू हो जाता है। ठीक। और उसकी वजह से मार्केटें जब रिएक्ट करती हैं और प्राइसेस काफी नीचे चली जाती हैं, तो इन्वेस्टर को थोड़ा इन बहुत सारे रिस्क ले रहा होता है। यानी यू मीन टू से कि जो इंतहाई फ्रिजाइल मूव्स होती हैं उससे इन्वेस्टर डरता है और उससे बाज रहने की कोशिश करता है। अब आबिद साहब मैं जरा आ जाता हूं क्रिप्टो के हवाले से, मैं आपकी राय जानना चाहूंगा। जाहिर है कि पाकिस्तान में दुनिया भर में और एक्सचेंजेस भी हैं, पाकिस्तान में भी हमारा मर्केंटाइल एक्सचेंज है, इसके अलावा जो करेंसी डीलिंग्स भी होती हैं, लेकिन क्रिप्टो करेंसी के ऊपर जिस तरीके से फोकस किया जा रहा था पूरी दुनिया का, और उसमें पूरी दुनिया का कोई भी सेंट्रल बैंक इसको रेगुलेट नहीं करता, इसीलिए लोगों को कहा जाता है कि इससे बाज रहें। लेकिन हाई स्पेकुलेटिव है और पिछले एक हफ्ते के दौरान अगर हम देखें, सिर्फ कल की अगर बात करें 24 आवर्स के अंदर 30% डिक्लाइन हुआ बिटकॉइन में, इथेरियम में और बीएनबी के अंदर। जो हमारे स्टॉक मार्केट के लोग हैं, जो हमारे पोटेंशियल क्लाइंट्स हैं, क्या कभी उनका क्रिप्टो की जानिब ध्यान हुआ? आप लोगों का क्रिप्टो में जाने का ध्यान हुआ, और अगर नहीं हुआ तो क्यों नहीं हुआ, जरा ये भी बताइएगा। देखिए इमरान, ये जो है बिटकॉइन जो है काफी दुनिया को पता है कि बहुत ज्यादा स्पेकुलेटिव जो है ना वो करेंसी है, और इसमें ना जो है कभी भी किसी भी लेवल पे जो है इट्स अ टोटली गैम्बलिंग थिंग ना, इसमें कोई भी इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से काम नहीं कर सकते। और उसकी जिस तरह आपने मेंशन किया, एक दिन में 30% मार्केट का गिर जाना ये शो करता है, और इससे पहले भी मार्केट 40% गिर गई थी। तो ये ऑलरेडी इट्स वेरी वेरी वॉलेटाइल, और इसके लिए और इसकी स्टडीज भी डिफरेंट टाइप की स्टडीज होती हैं जिसमें आपकी इकोनॉमिक स्टडीज पे कोई इसका ताल्लुक नहीं है। तो इसके लिए स्टॉक मार्केट के इन्वेस्टर्स, हमारे इन्वेस्टर्स जो हमारी स्टॉक मार्केट और पाकिस्तान एक्सचेंज में काम करते हैं, वो बिल्कुल इससे दूर हैं। और यहाँ पे ये चीज देखिए, क्योंकि जैसा कि आपने कहा कि एक जो है ना गैम्बलिंग चीज है, तो जहाँ पे भी ये बढ़ता है और शॉर्ट टाइम में लोग प्रॉफिट करते हैं तो एक अट्रैक्शन तो बहुत ज्यादा होता है। सही। लेकिन उसके लिए मैं तो यही कहता हूँ कि हमेशा जो है ना, अगर आपको स्पेकुलेशन भी करनी है तो एटलीस्ट उन स्टॉक एक्सचेंज में करें, और करनी है फ्यूचर मार्केट हमारी वो आपको रेगुलेटेड और बहुत ज्यादा स्टेबल
आपको वो चीज देती है कि आप स्टॉक मार्केट में काम कर सकते हैं। अच्छा, ये थोड़ा सा कंफ्यूजन ये रहा कि कई हुकूमती मिनिस्टर्स की तरफ और कहीं से ये स्टेटमेंट आ जाता है कि हम जो है वो इन करेंसीज के ऊपर देख रहे हैं, इनको रेगुलेट करने की कुछ हो सकता है। दुनिया में कहीं पर रेगुलेट नहीं हो रहा, इतना बड़ा साइज है, नोबडी नोज कि ये इस वक्त एक बिटकॉइन जो है वो 60 लाख से और फिर इतना मेरे ख्याल से 85-90 लाख रुपए जो है वो पाकिस्तानी करेंसी में, ये कोई भी सेंट्रल बैंक इसको जो है वो नहीं करता, रेगुलेट नहीं करता, तो पाकिस्तान भी नहीं कर सकता, नंबर 1। नंबर 2, इसके कुछ ऐसे पीर्स हैं, मिसाल के तौर पे क्लाइंट टू क्लाइंट पीर इसका जो है इमरान सुल्तान का अकाउंट पाकिस्तान में, आबिद अली हबीब का अकाउंट अमेरिका में है, और वॉलेट टू वॉलेट एक्सचेंज हो रहा है कि मैं अपने वॉलेट से निकाल के आपके वॉलेट में ट्रांसफर कर दूं और वहां पे आप कैश कर लें। FATF के तनाजुर में मनी लॉन्ड्रिंग की बहुत मॉडिफाइड फॉर्म है ये, तो ये रिस्ट्रिक्शंस भी आ जाती हैं आबिद साहब इसके अंदर। जी, बहुत ज्यादा इसमें इश्यूज हैं, और इसकी वजह ये है कि मोस्टली ये मनी लॉन्ड्रिंग और वाइटनिंग ऑफ द फंड्स और बहुत ज्यादा पैसे को पार्क करना, और जितना भी ब्लैक मार्केट का पैसा है वो इसमें पार्क होता है। तो ये इसीलिए कोई भी कंट्री जो है उसको रेगुलेट नहीं कर पा रहा, ना इसके कुछ लॉज हैं। तो इसके लिए हमारा यही एडवाइस होता है कि ऐसी चीज जब तक जो रेगुलेटेड ना हो उसमें काम करने से बेहतर है कि आप किसी कैसीनो में काम कर लें, कैसीनो में जो है ना जाके वो कर लें। एटलीस्ट वो है कि एटलीस्ट उसकी तो कुछ बेसिस तो होती है ना। तो ये हमारा यही ख्याल है कि बिटकॉइंस जो है वो उसमें काम करने से बेहतर है कि स्टॉक मार्केट जो है वो आपको एक रेगुलेटेड प्लेटफॉर्म देता है। यानी इन्वेस्टर्स के लिए कहीं बेहतर है कि वो एक रेगुलेटेड मार्केट के अंदर काम करें। प्रॉफिट लॉस जाहिर है कि एक पार्ट एंड पार्सल होता है किसी भी बिजनेस का, किसी भी कारोबार। आबिद अली हबीब, डायरेक्टर पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज, हमारे साथ मौजूद हैं। एक छोटे से ब्रेक के बाद दोबारा मिलते हैं। वेलकम बैक। इस वक्त हम बात कर रहे हैं क्रिप्टो करेंसी के हवाले से। कल की अगर ट्रेडिंग की बात करें 19 मई, हमने देखा कि बिटकॉइन, इथेरियम और BNB इन तीनों में ऑल टुगेदर तकरीबन 30% का डिक्लाइन हुआ इन डे, 24 घंटे के अंदर 30% का। और स्टेटमेंट जो रहा वो चीन का, उन्होंने अपने फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस और जो पेमेंट कंपनीज हैं उनको बाकायदा खबरदार किया, वार्निंग की कि वो किसी भी किस्म का लेन देन क्रिप्टो करेंसीज में ना करें। बैंक्स जो है वो ऑनलाइन पेमेंट सिस्टम कोई भी क्रिप्टो करेंसी में एक्सेप्ट ना की जाए, उनके रजिस्ट्रेशन, ट्रेडिंग, क्लियरिंग और सेटलमेंट। इससे पहले चीन 2017 में भी ये बैन लगा चुका है, लेकिन अब के जरा ज्यादा सख्त जो है उसकी मुखालफत की जा रही है, और ये कहना है कि वर्चुअल करेंसीज आर नॉट सपोर्टेड बाय एनी रियल वैल्यू। एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट। खुर्रम शहजाद तजज़ियाकार हमारे साथ मौजूद हैं। खुर्रम, जिस तरीके से दुनिया में क्रिप्टो छा रहा है और सेंट्रल बैंक रोक रहे हैं, पाकिस्तान में SECP की तरफ से भी जो है वो आवाम को खबरदार किया गया, स्टेट बैंक की तरफ से खबरदार किया गया, लेकिन उसके बाद अब ये 24 घंटे में 30% डिक्लाइन, लोग तो मर गए होंगे बुरी तरीके से। खुर्रम जी बिल्कुल इमरान, देखें जब भी ये बहुत हाईली स्पेकुलेटिव जो है वो एरिया है, इसमें लोग ज्यादातर मेजॉरिटी जो है वो समझती नहीं है या इसके बारे में पढ़ती नहीं है, अंडरस्टैंडिंग नहीं डेवलप करती और फिर उसमें कूद जाती है। तो नेचुरली फिर ये तो होना है, क्योंकि इसमें कुछ ऐसे लोग होते हैं, ये किसी भी एसेट क्लास में हो सकता है, खासकर जो रिस्की एसेट क्लासेस होती हैं। इसलिए स्टॉक्स में भी हमने देखा है पिछले 30, 40, 50 सालों में, हमने रियल एस्टेट में भी देखा है और हमने कमोडिटीज में भी देखा है, जिसमें ऑयल है, गोल्ड है। तो स्पेकुलेशन देखें हर जगह होती है, और खासकर उस एसेट क्लास में या उस चीज में जो कि नई नई उभरती है, लोग उसके बारे में जानते नहीं है। कुछ लोग जानते हैं, वो उसको स्पेकुलेट करना जानते हैं, उसके बारे में रेगुलेशंस नहीं आई होती, बहुत इनफॉर्मल इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, और ये टेक्नोलॉजी ड्रिवन है। अब टेक्नोलॉजी ड्रिवन का मतलब यह है कि मैं और आप अगर आपस में कोई एक चीज डिसाइड कर लें, उसी को बार्टर करें कि जी हम किसी भी चीज को करेंसी बना लेते हैं। जी बोलिए
खुर्रम की कॉल मेरे ख्याल से ड्रॉप हुई है और उनका यही कहना है कि बहुत एक वॉलेटिलिटी है इसमें, इंतहाई वॉलेटिलिटी, और सबसे खतरनाक बात यह है कि कोई भी सेंट्रल बैंक इसको जो है रेगुलेट नहीं करता, वरना स्पेकुलेशन जाहिर है कि सिक्योरिटी मार्केट की तरफ जाए और दीगर एसेट क्लास की तरफ जाए, वहां पे भी होती है, लेकिन कम से कम आपके पल्ले कुछ होता है, वहां पे आपके पास कुछ होता है। यहां तो एक पॉइंट्स की अगर मैं बात कर रहा था, बिटकॉइन की जो बात की जा रही है, 63,000 US डॉलर इन सिंगल बिटकॉइन, $63,000, तो पाकिस्तान में 150 के हिसाब से लगाएं तो 94,50,000 का एक बिटकॉइन। अब सोचें कि इसके ऊपर लोग अगर इन्वेस्ट कर रहे हैं, कुछ हमारा तो फर्ज ये है कि कम से कम सबसे पहले हम अपने पाकिस्तानी मासूम जो लोग हैं बेचारे, जो बेचारे ट्रेडिंग इसमें कर रहे हैं और इसकी चमक देख के जो है इसके अंदर कूदे हैं, भाई किसी तरीके से वापस आ जाएं। जी खुर्रम, कंटिन्यू कीजिएगा। जी, मैं ये कह रहा था कि ये एक टेक्नोलॉजी जिसे ब्लॉकचेन कहा जाता है, उसके थ्रू दो पार्टीज या दो पर्सन्स आपस में डील कर सकते हैं और बहुत सिक्योर बेसिस पे। बट अच्छी बात ये कि ये ट्रांसपेरेंट होती है, सबके सामने होती है, जो उस नेटवर्क का हिस्सा होता है। लेकिन डाउन साइड ये है कि लोगों को समझ नहीं आती, लोग इसलिए इसमें देखें, हर कोई ना वो कहते हैं ना बहुत ही क्विक रिटर्न्स के चक्कर में होता है कि जी मुझे आज मेरे पैसे में ₹1 डालूं और मेरे 10 रुपए हो जाए, तो ये इस तरह की अट्रैक्शन आती है, ग्रीड जो है ना वो क्रिएट हो जाती है इसमें। तो मेरे ख्याल में स्पेकुलेटिव, बहुत ज्यादा स्पेकुलेटिव है, बहुत ज्यादा इस पर रिस्क है। अच्छा, दूसरी चीज ये खुर्रम के FATF, क्योंकि ये बात की जा रही थी कि इसमें सिंपल आप अपने वॉलेट से दूसरे के वॉलेट में डाल लें, ट्रांजैक्शन हो जाएगी, वहां पे इनकैशमेंट भी हो जाएगी, तो मॉडिफाइड फॉर्म जो है मनी लॉन्ड्रिंग के, एंटी मनी लॉन्ड्रिंग लॉज इसके आड़े नहीं आते? FATF भी मौजूद है क्या क्योंकि पाकिस्तान में भी कई एक वजीर मुशीर जो है वो एक शोशा छोड़ देते हैं कि हम इसको कंसीडर कर रहे हैं या इसको रेगुलेट करने के बारे में सोचा जा रहा है। पाकिस्तान जैसी इकोनॉमी के लिए मुमकिन होगा? अच्छा इमरान, बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है ये, क्योंकि देखें एक तरफ ये कहा जाता है ब्लॉकचेन के बारे में कि ब्लॉकचेन ऐसी टेक्नोलॉजी है जो कि ट्रांसपेरेंट है और सबको नजर आती है। यानी कि अगर हम बिटकॉइन में डील कर रहे हैं, एक करेंसी में हम इन्वेस्ट कर रहे हैं या उस करेंसी को हम जो है वो आपस में डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं या एक की तरफ से दूसरे के पास जा रही है, वो बिक रही है, खरीदा जा रहा है, उसको बेचा जा रहा है, तो ये सारी जो ट्रांजैक्शन है, ये जो उस सिस्टम का पार्ट है उसको नजर आता है। इसमें ये कहा जाता है, यानी कि इसमें ट्रांसपेरेंसी है, इसमें चीजें ओपन है सबके लिए। अच्छा, दूसरे एंड पे ये है कि ये ब्लैक मनी और बहुत सारी इस तरह के ग्रे चैनल्स के थ्रू भी को भी यूज किया जा रहा है यहाँ पे पैसा वाइटन करने के लिए। तो ये डेफिनेटली ऐसा है, ये बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है। एक तरफ ट्रांसपेरेंसी भी है और दूसरी तरफ जो है वो ज्यादातर मनी लॉन्ड्रिंग और वो सारा पैसा इस पर जा भी रहा है, ये है, ऐसी बात भी है। और देखें, हमें रेगुलेट करना पड़ेगा और रेगुलेशंस भी ऐसी होनी चाहिए जो कि इसके पोटेंशियल को जो है वो खत्म ना करें। फ्यूचर यही है, फ्यूचर ब्लॉकचेन ही है, लेकिन उसको कैसे हमने समझ के, हमारी रेगुलेटरी साइड जो है उसका माइंडसेट इस वक्त वो वाला शायद नहीं है, अपने आप को अपग्रेड उन्होंने इस तरह से नहीं किया। लेकिन अच्छी बात है स्टेट बैंक ने अभी काम शुरू कर दिया है कि क्रिप्टोस को, ब्लॉकचेन को रेगुलेटरी एम्बिट में कैसे लाया जाए ताकि उससे फायदा भी उठाया जाए और हमारे जो ये स्पेकुलेशन होती है और जो सही पैसा गलत पैसा जो है वो वाइटन हो जाता है। यानी एक एडवाइस कॉल यही होगी कि जब तक इसे रेगुलेट नहीं किया जाता, जब तक इसको सरकारी सरपरस्ती नहीं होती, इसके अंदर मत इन्हो, वरना नताइज जो है इंतहाई संगीन निकल सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया खुर्रम शहजाद इब्न नौर, जो बिटकॉइन की और क्रिप्टो करेंसीज की हमने देखी, इसके ऊपर अपना तज्जिया पेश कर रहे थे।